देखिए आपका सीआरपीसी में जो चल रहा था वह हम सीआरपीसी के क्वालिटी या विशेषताएं या गुण बता रहे थे। यानी कि अभी आपका दूसरा क्वेश्चन चल रहा है मेंस में, ये भी आजकल बन रहा है। झारखंड में जो क्वेश्चन बना था मेंस में कि पुरानी सीआरपीसी और नई सीआरपीसी में क्या अंतर है, तो उसको बताया गया है अब तक। इसके बाद सीआरपीसी की विशेषताएं या अच्छाइयाँ क्या है, यानी कि कौन अच्छे अच्छे प्रावधान हमारे सीआरपीसी में रखे गए हैं, इसी को हम बता रहे थे। और इसमें आपका नेचुरल जस्टिस तक बताया गया था। और नेचुरल जस्टिस के बारे में क्वेश्चन इस समय ज़्यादा बन रहा है, वो डिटेल में हम बताए भी थे। अगला देखिए भाई, आपका आपका हमारी जो सीआरपीसी यानी कि प्राकृतिक न्याय तक आपको डिटेल में बताया गया था। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो रिवीजन का क्षेत्र है वह सीमित किया गया है सीआरपीसी द्वारा। और बिहार में पूछा भी गया था इस बार। कल भी बता मैंने पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था कि किसका न तो अपील होगी न रिवीजन होगा, यानी कि कोई उपचार नहीं है। तो इंट्रालोकोटरी आर्डर यानी कि अंतर्वर्ती आदेश या मध्यवर्ती आदेश या वादकालीन आदेश, इसका रिवीजन करने पर क्या लगा दिया गया है, रोक। बिहार में आया भी था, तो इसको तो आगे बताया जाएगा रिवीजन में। इसके बाद देखिए, अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है, ये भी बताया गया था। यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में, अजमानती अपराध में, अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। और सेक्शन याद रखिएगा, 438, यानी कि सीआरपीसी की धारा 438। इसके बाद जो आपका कह सकते हैं कि जो विशेषताएं हैं हमारी सीआरपीसी की, कि अब दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, तो आपका अंतर में भी बताया गया था कि किन विचारणों में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक है। तो दो विचारण में बताया था, कौन कौन? कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण, और दूसरा मजिस्ट्रेट द्वारा। किस मामले का विचारण में बताया था? वारंट की समन। वारंट रट कर जाइएगा, इसको पूछा जाता है प्री में भी। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख हमारी सीआरपीसी करती है। अब सेक्शन बताना संभव नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका विशेषता में। इसके बाद आपका फेयर ट्रायल की बात सीआरपीसी करती है। रिजु विचारण यानी कि उचित विचारण, इंग्लिश में हम कहते हैं फेयर ट्रायल, तो फेयर ट्रायल की बात करती है। फिर हमारी सीआरपीसी स्पीडी ट्रायल या त्वरित विचारण, यानी कि जल्दी से जल्दी मामले को क्या किया जाए, निपटाया जाए, ये भी बात करती है। फिर हमारी सीआरपीसी में जो विशेषता है प्ली बार्गेनिंग हम बताए थे, वो भी विशेषता है। इसके बाद अगर किसी स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है, वह गर्भवती पाई जाती है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो उच्च न्यायालय उसकी सजा को किसमें कन्वर्ट करेगा? आजीवन कारावास। ये भी एक विशेषता है। इसके बाद आपका हमारी सीआरपीसी की जो अगली विशेषता है, पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करना, रोकना, या पब्लिक न्यूसेंस का निवारण करना। यानी कि धारा 133 से लेकर और 144 ए तक कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को ये पावर दिया गया है कि वह लोक उपताप को या पब्लिक न्यूसेंस को क्या करें? निवारित करें। इसके बाद अध्याय 9 में
हमारी सीआरपीसी के चैप्टर 9 में पत्नी, माता पिता और बच्चों के मेंटेनेंस या भरण पोषण के बारे में प्रावधान है। ये प्रावधान सिविल होते हुए भी क्रिमिनल में इसलिए रखे गए हैं ताकि पत्नी को, माता पिता को और बच्चों को तात्कालिक उपचार दिया जाए, शीघ्र उपचार दिया जाए और कम पैसे में इनके मेंटेनेंस के दावे को निपटाया जाए। तो भाई आपका किसको किसको भरण पोषण मिलेगा, बिहार और उत्तर झारखंड पूछा था। पत्नी को कि माता पिता को कि बच्चों को कि उपर्युक्त सभी को। और कौन मजिस्ट्रेट आदेश देता है ये भी पूछा गया है। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब यहाँ जो आपका अर्बट का केस पूछा जाता है कि क्या माता पिता अपनी पुत्री से भरण पोषण या गुजारा भत्ता या रख रखाव, जो झारखंड ने लिखा, मेंटेनेंस को क्या लिखा, रख रखाव, मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं। अगर पुत्री सक्षम है, माता पिता अक्षम है, तो अर्बट का केस आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता अपनी पुत्री से भरण पोषण मांग सकते हैं यदि पुत्री भरण पोषण देने में क्या हो, सक्षम, और माता पिता अपना भरण पोषण करने में क्या हो, अच्छा। भाई रटे रहिए, अर्बट का आगे बताया जाएगा डिटेल में, वो तो अलग बात है। इसके बाद आपका मैंने जो यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कहा जाए कि हमारी सीआरपीसी में तमाम विशेषताएं दी गई हैं जी, और कुछ 15-20 विशेषताओं को ही हमने बताया, पूरी विशेषताएं बतानी संभव नहीं है। जैसे कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या है, तो संविधान में तो भाई तमाम विशेषताएं हैं, लेकिन 15 से 20 केवल अच्छाइयाँ आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सभी अच्छाइयों को एक जगह बताना संभव नहीं है। तो उसी प्रकार सीआरपीसी में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको बताया गया। अब आइए सीआरपीसी का बेयर एक्ट शुरू किया जाए। जब भी आप बेयर एक्ट शुरू करिए तो सबसे पहले जो ऊपर लिखे रहते हैं शब्द उनको समझिए। देखिए आपका बेयर एक्ट जब भी शुरू करिएगा, यानी कि जब भी सीआरपीसी पढ़ना शुरू करिए तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, नए लोगों को भी बता दिया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लिखा है, फिर नीचे कोष्ट में लिखा है 1974 का एक्ट नंबर या क्रम संख्या या अधिनियम संख्या 2 लिखा है, और इसके बाद दाहिने बगल कोष्ट में लिखा है 25 जनवरी 1974, 25 जनवरी 1900 ऐसे लिखा गया मैंने एक पोस्ट में। अब देखिए इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लिखा है ऊपर, और नीचे पोस्ट में लिखा है 1974 का एक्ट नंबर 2। तो ये सन अलग अलग क्यों हो गया, क्यों अलग अलग है, ये इंटरव्यू में पूछा गया था। इसका जवाब होगा कि 1973 ईस्वी में भारत की संसद ने इसे पास किया था, अतः 1997 है, और 1974 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये डेट अलग है, इसीलिए सन अलग है, और ये सन क्या है, अलग। अब भारत का राष्ट्रपति जिस तारीख को साइन करता है वह तारीख हमेशा दाहिने बगल ऊपर पोस्ट में दी रहती है, और वही तारीख उस कानून के बनने या निर्माण की डेट होती है। तो कौन सी तारीख दी गई है, 25 जनवरी 1974, यानी कि इस तारीख को सीआरपीसी का क्या हो गया, निर्माण। अगर कहीं पूछा जाए तो ऐसे बताइएगा। और 1974 में जितने कानूनों पर
भारत के राष्ट्रपति ने एसेंट दी, उनमें क्रम देखा जाता है, ये क्रम संख्या है। तो चौथा कानून ये था दूसरा, यानी कि इसके पहले एक किसी कानून पर उन्होंने क्या किया था, और मत उससे मैं मतलब नहीं किस कानून पर दिया, बस इस कानून पर जब दिया तो एक क्रम में चौथा था, दूसरा इसके बाद दिया होगा तो तीसरा, उसके बाद देगा तो चौथा, उससे हमें मतलब नहीं है। अब आइए अध्याय 1 शुरू किया जाए। जहाँ तक चैप्टर 1 की बात है, आपका सामान्य बातें दी गई हैं, प्रारंभिक बातें दी गई हैं, और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक दी गई हैं। अब सामान्य बातों में पहले समझिए होता, अब देखिए प्रियम्बल पढ़ाना है भाई पहले, क्योंकि प्रियम्बल से भी आजकल क्वेश्चन एक बन रहा है। अभी तब आपका अध्याय और सेक्शन शुरू किया जाए। जब भी आप कोई कानून पढ़िए तो कम से कम उसका प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका जरूर पढ़िए। उद्देशिका आपका किसी कानून की कुंजी कही जाती है। अभी बिहार में पूछा भी गया था कि संविधान की या कुंजी कौन कही जाती है, तो प्रियम्बल। चाहे आपका सीआरपीसी पढ़िए, आईपीसी पढ़िए, पुलिस एक्ट पढ़िए, एविडेंस पढ़िए, संविधान पढ़िए, सबसे पहले प्रियम्बल को पढ़ा जाता है। प्रियम्बल का मतलब समझिए, किसी भी कानून की जो प्रियम्बल होती है वह आपका ये बताती है कि किन लक्ष्यों या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया। तो पहले एविडेंस का आपका यूपीएपीओ में एविडेंस या साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका ही प्री में पूछ ली गई है कि साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित करना, परिभाषित करना, संशोधित करना, उपर्युक्त सभी क्या मार्क कराएंगे भाई, क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। आईपीसी का क्या उद्देश्य है, तो आपका जवाब रहेगा भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता बनाना, यानी कि आईपीसी जनरल लॉ है क्रिमिनल मामलों का कि स्पेशल, तो स्पेशल नहीं है बल्कि क्या है, सामान्य। इसी प्रकार पुलिस एक्ट का क्या उद्देश्य है, तो 4 उद्देश्य मैं बताया था और आपका लिखवाया भी था, ये वो उतना लिखवा गया है, सेक्शन 1 तक लिखवा दिया गया है। और इसके बाद आपका सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, तो देखिए सीआरपीसी बेहरेट की भाषा, दंड प्रक्रिया संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, तो जो क्रिमिनल मामलों में या फौजदारी मामलों में जो प्रक्रिया दी गई है उसका उसको कंसोलिडेट करना, समेकन करना और एमेंड करना, यानी कि संशोधन करना। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन उद्देश्य है, तो आपका क्या मारेंगे, एक तो हम बताते हैं दोनों शब्दों को भाई, समेकन करना, और दूसरा क्या है, संशोधन करना, एमेंड करना। तो एक उद्देश्य छूटा है और वह कौन है, परिभाषित करना। तो क्वेश्चन पहले बना लिया जाए तब दोनों शब्दों को समझाया जाए। आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सीआरपीसी का क्या उद्देश्य नहीं है, तो संशोधन करना, समेकित करना, परिभाषित करना। तो कौन इसमें से उद्देश्य नहीं है, परिभाषित करना। दूसरा मॉडल बन सकता, दूसरा मॉडल ये बन सकता है कि जो सीआरपीसी है उसका आपका क्या उद्देश्य है, तो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि को समेकित करना, संशोधित करना, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, दोनों। अब दोनों शब्दों को भाई समझिए, समेकित करने का मतलब होता है कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब न समझ में आए तो आसान भाषा में डायरेक्ट में लिखिए, एकत्रित करना। एकत्रित माने इकट्ठा करना,
अब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एक जगह बटोर देना, जैसे कि आपका कूड़ा करकट है तो झाड़ू लगाकर एक जगह क्या करते हैं, बटोर देते हैं। जैसे भानुमति का पिटारा कहिए तो वहीं कंसोलिडेट कहा जाता है। अब जमीन के मामले आ जाइए। एक किसान है, चार जगह उसकी जमीनें हैं और चारों जगह जो जमीनें हैं वह एक जगह एकत्र कर दी गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन, यानी कि चकबंदी। समेकन को भाई चकबंदी भी कहते हैं। यही आपका किसमें पढ़ना है, लोकल लॉ में, चकबंदी अधिनियम। क्या किया जाएगा जमीनों को, तो आप तो पत्ते भी एकत्र कर रहे हैं, जमीन भी, तो यहाँ क्या एकत्र किया जाएगा सीआरपीसी में, अब समझिए। आपराधिक मामलों की प्रक्रिया से संबंधित जो भी नियम है इस कानून में एक जगह क्या कर दिए गए हैं, एकत्र। यानी कि आपराधिक मामलों की प्रक्रिया से संबंधित सीआरपीसी एक सामान्य विधि है। अगर कोई भी अपराध होता है और कहीं अलग से प्रक्रिया का वर्णन न हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस मामले में, जो सीआरपीसी में दी गई। यानी कि इसको, प्रक्रिया को क्या किया गया है, सभी प्रक्रियाओं को एक जगह क्या किया गया है, एकत्र, समेकित का मतलब। पिछली बार आपका क्वेश्चन बना था बीजे में, टीपीए में जाकर बना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन का सिद्धांत कहाँ समाहित है, तो टीपीए की धारा 61 और 67A, रट कर जाइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन जे में बना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किन धाराओं में समाहित है, तो दो धाराओं में समाहित है। कौन कौन, 61 बना था क्वेश्चन, लेकिन एक धारा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कौन सा, 67A। यहाँ आपका मोचन का, रिडीम को कंसोलिडेट किया जाता है और यहाँ आपका माने फोरक्लोजर को, पुरोबंध को या विक्रय को, तो मोचन का समेकन की धारा में है 61 में और पुरोबंध का समेकन की धारा में, टीपीए की धारा 67 है। क्योंकि ये पूछा गया है तो अब चांस किस धारा पर अटैक करने का है, 67A पर। दूसरा ये भाई एमेंड करना देखा जाए। संशोधन का मतलब ये होता है कि जो पुराना कानून था उसमें कुछ बदलाव लाया गया। तो भाई अभी हमने बता भी रखा है कि 1973 की जो ये सीआरपीसी है, इसके पहले कौन सा कानून भारत में आपराधिक मामलों के प्रक्रिया में लागू था, जो अंग्रेज बनाकर चले गए, 1908 की सीआरपीसी। तो जो वो 1898 की सीआरपीसी थी, जब नई सीआरपीसी हमने बनाया तो उसमें कुछ क्या कर दिया है, संशोधन, कुछ परिवर्तन कर दिया है। तो क्या उद्देश्य है सीआरपीसी का, तो आपराधिक मामलों में जो प्रक्रिया संबंधी विधि हैं उसका कंसोलिडेशन करना, और दूसरा क्या है, एमेंड करना। परिभाषा करना उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। और जबकि एविडेंस का उद्देश्य क्या है, फिर एक बार रटिए, तीनों, यानी कि समेकन भी, परिभाषित भी और संशोधित। एपीओ में आया है भाई आपका क्रम से मिलाने के लिए। अब आइए आपका अध्याय 1 चला जाए भाई, चैप्टर 1। देखिए जहाँ तक चैप्टर 1 की बात है तो अध्याय 1 सामान्य बातों के बारे में ही रहता है और सामान्य बातें इसमें दी गई हैं सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। लेकिन क्वेश्चन आपका बनता है अच्छा अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो समय लगेगा इधर आपका पढ़ाने में, सेक्शन 2 में लगता है और 2 से कई क्वेश्चन अचीव भी होते हैं, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में। इसके बाद 3 से इस समय क्वेश्चन बन रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाए। 4 से उत्तराखंड जे ने बनाया था क्वेश्चन कि आईपीसी के तहत अपराधों के लिए सीआरपीसी में प्रक्रिया दी गई है, और 5 सेविंग क्लाज हैं, यानी कि इधर के कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है
कि छोड़कर निकल दिया जाए। भाई कोई आपका धारा 5 तक कोई सेक्शन ऐसा नहीं है कि हम छोड़कर निकल जाए तेजी से, यानी कि ये सीआरपीसी है, आगे बढ़ने नहीं देती ज़्यादा। मैंने आपका पुलिस एक्ट और दो कानून समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आई सीआरपीसी चलती रहेगी, थोड़ा समय लेती है। यानी कि आपका एविडेंस और पुलिस एक्ट हो सकता है समाप्त हो जाए, तब तक सीआरपीसी चलती रहे, क्योंकि भाई एक एक टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। और इस समय टेक्निकल ज़्यादा, और बिहार एपीओ ने बता दिया स्पष्ट रूप से कि सामान्य बात सामान्य पढ़ने से अब नहीं होगा। आप जब तक कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको न आता हो, सेक्शन और ये बेयर एक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। यानी कि अगर कोई लड़का केवल बेयर एक्ट रट्टा मार कर चला जाए, तो अब वो जमाना गया बेयर एक्ट का। अब बेयर एक्ट नहीं, अब उसमें क्या पूछ रहा है, कंसेप्ट। और बिहार एपीओ में पूछा गया था, और जो कंसेप्ट नहीं जानते थे, भाई पुराने लोग जो इंटरव्यू दे चुके थे आपका जे का, कुछ लोग वो बाहर हो गए प्री से, आपका 1 नंबर 2 नंबर से। तो भाई आपका कोचिंग के ही 7-8 लोग बाहर हो गए। थोड़ा घमंड भी हो गया था कि हम तो सर से अब अधिक जान लिए हैं, हमें क्रैश कोर्स पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और ये नहीं जानते कि सर जो लास्ट दिन पढ़ा देते हैं, चाहे उत्तराखंड में भी देखिए 2 ही दिन एविडेंस चला और एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया। बिहार में भी लास्ट दिन संविधान 3 घंटा चला था शनिवार के दिन, समय कम होने के कारण, और लोग गिनती करके आए 13 क्वेश्चन प्री में आ गया। और जो पढ़ लिया, स्मृति तुरंत ताजा थी शनिवार को, और रविवार को एग्जाम देकर आया, हो भी गया। और जो छोड़ दिए कि क्या सर पढ़ाएंगे, तो वो अपना लटक गए, अब हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। याचिका भी 4-5 लोग कोचिंग के किए हैं भाई, नाम है। और बिहार में जो किया है यहीं का आपका पढ़ा लड़का है, ऑनलाइन पढ़ता है, और अपडेट हमेशा मिलती रहती है कि क्या आयोग कर रहा है। डबल बेंच में सुनने में आ रहा है चला गया है, अभी नोटिस उसको जारी नहीं हुई है, नोटिस अभी उसके पास पहुंची नहीं, लेकिन बता रहा था कि सुनने में ये आ रहा है कि डबल बेंच में अपील सरकार ने कर दी है। तो 10 दिन के अंदर उसको नोटिस रिसीव होगी, फिर जवाब दिया जाएगा, फिर बहस होगी। यानी कि अब कब तक बहस होगी भगवान जाने। अब कैसे बता दिया जाए। कई लोग पूछते हैं कि कब होगा एग्जाम, अरे होगा होगा, तब तक पढ़ते रहिए। होगा तो बताया जाएगा 2 माह 1 माह पहले, तो आयोग सूचित करेगा ना, भाई निकाले ना निकाले। अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हो सकती है। अगला देखिए भाई आपका, तो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक सामान्य बातें हैं, प्रारंभिक बातें हैं। और सामान्य बातों में देखिए होता क्या है, किसी भी कानून की सामान्य बातों में 2-3 बातें ही रहती है। एक उसका नाम रहता है, दूसरा विस्तार दिया रहता है, तीसरा इन्फोर्समेंट डेट दिया रहता है, चौथा कुछ परिभाषाएं दी रहती हैं, और कुछ सेविंग क्लाज रहते हैं। तो सीआरपीसी में भी यही बातें धारा 1 से लेकर कहाँ तक दी गई है, 5 तक। तो सेक्शन 1 उठाया जाए, देखिए सेक्शन 1 भाई, सेक्शन 1 ये कहता है, धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। देखिए किसी भी कानून का 2 नाम होता है, एक शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त या छोटा नाम, और एक लॉन्ग टाइटल यानी कि विस्तृत या बड़ा नाम। पहले बड़ा नाम दिया जाता था, और बड़ा नाम बोलने में भाई कह सकते हैं कि आपका दिक्कत होती थी, तो इसलिए छोटे नाम से जाना लगा कानून। और पिछली बार यूपीजे में संविधान का नाम आया भी था, तो कोरिलेट भी करते रहना है। तो जो शॉर्ट टाइटल होती है, उसी नाम से अमूमन कानून जाना जाता है। इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि लॉन्ग टाइटल क्या होती है, तो ये बताइएगा, जो किसी कानून का प्रियम्बल होता है, उसी को उस कानून की लॉन्ग टाइटल कहा जाता है। पुराने ज़माने में दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, समाप्त। तो भाई इसका जैसे कि आप लोग पूरा नाम और संक्षिप्त नाम देखिए, जैसे कि आपका मोदी जी का पूरा नाम है
दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद आपका राहुल गांधी नाम है आपका, लेकिन शॉर्टकट नाम कहा जाता है फेकू और पप्पू। जैसे अखिलेश सिंह यादव तो बबुआ कह दिया जाता है शॉर्टकट में। और आपका मायावती जी, सुश्री मायावती, भाई थोड़ा सम्मान के साथ, तो सुश्री मायावती जी, तो इनको कह दिया जाता है बुआ जी। तो ये आपका संक्षिप्त नाम है। जैसे कि गांव में भी आपका जो सर्टिफिकेट पर नाम है वह बड़ा नाम है, और छोटा नाम चिंटुआ, पिंटुआ, सिंटुआ। तो लोग जानते हैं कि गांव में असली नाम नहीं जानते, बड़ा नाम नहीं, यही चिंटुआ। तो आपका क्या नाम है घर का? हाँ? नहीं, ये तो हाँ? चलिए ठीक, चलिए बच गई आप संक्षिप्त नाम। और अब तो आ गया है ना विस्तृत नाम और संक्षिप्त नाम। तो विस्तृत नाम जो समाज नहीं जानता ज्यादा, और संक्षिप्त माने गांव में कहा जाता है ना चिंटुआ, पिंटुआ, मिंटुआ, सिंटुआ। तो बस वही जानिए। तो संक्षिप्त नाम क्या है? तो अभी वही तो बताया जा रहा है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब प्रारंभ भाई बता दिया जाए। तो देखिए, जब अब प्रारंभ या प्रवर्तन या आरंभ पढ़िए, हाँ संविधान से जोड़ लिया जाए भाई, क्योंकि जे में आया था और आगे भी आ सकता है। संविधान का जो 60 टाइटल दिया गया है, इस बार ला में आया था, वह किस अनुच्छेद में है? 393। तो इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। कहाँ कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? 393, रट कर जाइएगा। अब दूसरा देखा जाए, पहले प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब कि आरंभ, आरंभ यानी कि इनफोर्स या प्रवर्तन या प्रवर्तित होना। तो किस तारीख को सीआरपीसी लागू कर दी गई भारत में? वह भी सेक्शन 1 में ही दिया गया है। तो अब आपका नियम ये होना चाहिए कि सीआरपीसी कब लागू हुई, साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ, पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ, आईपीसी कब लागू हुई, और जो एपीओ पढ़ रहे हैं उनको संविधान कब लागू हुआ। एक क्वेश्चन बनता है, और आपका पांचों एक जगह मैं लिखवा भी दूंगा लिखवाते समय। देखिए, जो सीआरपीसी लागू हुई 1 अप्रैल 1974 को, रट कर जाइएगा, सीआरपीसी कब लागू हुई। जो साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। पुलिस अधिनियम भी पूछा गया है 22 मार्च 1861 को। और आईपीसी 1 जनवरी 1862 को। और संविधान कब लागू हुआ? तो आर्टिकल वाइज चला जाए, अभी बीएचयू में पूछा गया था तो अनुच्छेद वाइज पढ़ा जाए। संविधान का अनुच्छेद 394 भारत का संविधान कब लागू हुआ ये बताता है। भारत का संविधान बीएचयू एलएलएम में पूछा आ सकता है आगे भाई। आपका पहली बार नया क्वेश्चन बनाया है ऐसा। कितने पार्ट में, कितने भाग में लागू हुआ? तो 2 भाग में भाई। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। और पूरा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो कितने भाग में? एक की, दो की, तीन? पूरी तरह कब लागू हुआ? 26 जनवरी। आंशिक रूप से 26 नवंबर को। किस अनुच्छेद में ये कहा गया? अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, किस अनुच्छेद में? 394। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 394। भाई आज से एकदम रट्टा मारना शुरू करिए, क्योंकि भाई हम भी खाली हो गए हैं, दिमाग थोड़ा अस्थिर हुआ है, तो उसको अब रटवाया जाए आज से। क्योंकि बहुत इधर 8-9 दिन आपका व्यक्तिगत कारणों से डिस्टरबेंस ज़्यादा रहा, और सूचना भी आदमी नहीं दे पाता था क्लास चलेगी कि नहीं। इसके लिए पुनः एक बार खेद हम भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लोग आते थे और भाई मैंने समय से आते थे, समय भी उनका बर्बाद होता था। लेकिन अब आपका समस्याएं थोड़ा दूर हुई है, तो स्पीड क्या किया जाए, धीरे धीरे बढ़ा जाए। तो देखिए, हाँ भाई दिया जाएगा, कहें
गुड़ और बांटा जाएगा ना, क्यों घबरा रहे हैं? गुड़, चीनी। चलिए भाई, महक जी कह रहे हैं कि चीनी बांट दीजिए। तो चीनी बांट दिया जाएगा। अब ये ना कहिए कि पानी में घोलवा कर पिलवा दीजिए, रस पिलवा दीजिए। देखिए भाई आपका, हाँ, क्योंकि भाई गुरु गुड़ रह गए और चेला क्या हो गया? चीनी। तो इनका भी कहना भाई ठीक है, चेले को एक कदम हमेशा आगे रहना चाहिए। आपका रहता भी है चेला, जूरिस्प्रूडेंस में बताया जाएगा वो अलग से। और पूछा भी गया कि कौन किससे एक कदम आगे था। तो भाई जी आएगा तो स्पेशल बैच चलाना ही पड़ेगा एक। देखिए आगे भाई, 394। इसके बाद आपका विस्तार। विस्तार मतलब क्षेत्रीय। देखिए विस्तार दो प्रकार का होता है। एक क्षेत्रीय विस्तार माने आपका किस क्षेत्र में लागू है, और दूसरा होता है किन अपराधों पर। तो जहां तक विस्तार की बात है, विस्तार को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्रीय विस्तार, और दूसरा आपका जो विस्तार है किन अपराधों पर। किन अपराधों के मामले में सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होगी, ये डिसाइड होगा सेक्शन 4 और सेक्शन 5 से। लेकिन जो क्षेत्रीय विस्तार होगा ये सेक्शन 1 से डिसाइड होगा। तो फिर एक बार देखिए भाई, जम्मू कश्मीर राज्य में सीआरपीसी पूरी तरह लागू नहीं थी। इतिहास देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में सीआरपीसी पूरी तरह लागू माने लागू थी ही नहीं, एक भी प्रावधान। तो डेट याद रखिए, धारा 1 में संशोधन किया गया। वह डेट याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर राज्य में भी अब पूरी तरह सीआरपीसी लागू कर दी गई है। डेट वाइज याद रखिए, धारा 1 में संशोधन है, और डेट कौन सा है? तो 31 अक्टूबर 2019 यानी कि 31/10/2019। फिर एक बार देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में सीआरपीसी कब पूरी तरह लागू हुई? तो 31 अक्टूबर 2019 रट कर जाइए। इसके अलावा जो उत्तराखंड 2 बार और यूपी में बना है भरमाऊ क्वेश्चन, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों, फिर एक बार सतर्क रहिएगा। नागालैंड और जनजाति जो क्षेत्र है आपका, उसमें सीआरपीसी के केवल 3 अध्याय लागू है, 8, 10 और 11। और इसी को इतना घुमा देगा कि भाई हल्का सा अगर नहीं आएगा तो आपका मैंने हल्का सा अगर आप मिस किए तो निश्चित तौर पे गलत करके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उत्तराखंड जे का इसके पहले वाला पेपर उठाइएगा और देखिए उसमें कितना भरमाया है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहे तो लाख घुमावदार क्वेश्चन आए, गलत नहीं होगा। देखिए कैसे हम भी भरमा रहे हैं। अध्याय 8, 10, 11 नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है, ये सही है। फिर आपका अध्याय 8, 10, 11 के सिवाय, सिवाय मतलब इनके अलावा, सीआरपीसी नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होती, ये भी सही है। क्योंकि हमने पहले ही तीनों अध्याय को क्या कर दिया अलग। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में सीआरपीसी के कौन अध्याय केवल लागू होते हैं? दे देगा पूरी सीआरपीसी लागू होती है। अध्याय 8, 10 लागू होते हैं, अध्याय 8, 10, 11 लागू होते हैं। इनमें से कोई नहीं तो क्या मार कर आएंगे? अध्याय 8, 10, 11। अन्य अध्याय जो हैं वहाँ की राज्य सरकार चाहें तो लागू कर सकती है। अब समस्या ये आई कि ये नागालैंड, अभी आगे अभी बताएंगे हम, ये नहीं कि समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन और निकालना है यहाँ, जो उत्तराखंड पहली बार बना दिया कि जनजातीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा। तो पहले दोनों देखिए भाई, नागालैंड और जनजातीय जो क्षेत्र है वो असम में कुछ एरिया हैं जहाँ की जनजातियों का ही इलाका है, और वहाँ वे अपने उनकी जो माने पुरानी परंपराएं हैं
या नागालैंड में जो पुराने कानून हैं, परंपराएं हैं, उस अनु, उस अनुसार वहाँ उस अनुसार वहाँ प्रक्रिया चलाई जाती है। यानी कि जो नागाओं के प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, या जो उन वहाँ वहाँ लोकल प्रशासन है, लोकल प्रक्रिया है, उस अनुसार वहाँ क्रिमिनल मामले निपटाए जाते हैं। और असम के कुछ इलाकों में भी जो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ का लोकल कानून लागू है, सीआरपीसी नहीं। अब ऐसी दशा में आप देख भी रहे होंगे कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, छोटे छोटे ही सही, हमेशा उपद्रव होते रहते हैं। अभी आपका नागालैंड में भी भाई देख ही रहे हैं कि हंगामा मचा है, और सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के चक्कर में आपका कितने लोगों की हत्या कर दी। 13 मरे मरे हैं लोग। तो अब ये है कि अगर सुरक्षा बल सद्भावना में ये समझ रहे थे कि उग्रवादी हैं, तो ऐसी दशा में मिस्टेक का फैक्ट का बचाव ले सकते हैं। लेकिन सुबह ही बताया गया है पीसी में, लेकिन क्या समझना पड़ेगा, सद्भावना में कि दुर्भावना में। तो सद्भावना मतलब जितनी जांच पड़ताल सुरक्षा बलों को इस बात के लिए करनी चाहिए थी कि ये उग्रवादी हैं कि आम जनता है, सुरक्षा बल ने किया, और फिर भी इससे मिस्टेक हो गया, 13 लोग मारे गए। तब सुरक्षा बल बचाव के क्या होंगे हकदार, 76 में बचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए आगे। हाँ, अगर सुरक्षा बलों ने एक बात और याद रखे, ऑन ड्यूटी अपराध किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है जब तक कि केंद्रीय सरकार संज्ञान के लिए आपका मुकदमा चलाने की अनुमति न दे दे। यानी कि केंद्रीय सरकार के परमिशन से ही ऐसे सुरक्षा बलों पर क्या चलेगा, मुकदमा। ये भी याद रखना है। आपका सेक्शन सीआरपीसी 197, बता दे रहे हम, सेक्शन भी आगे तो आएगा ही। आगे देखिए भाई इसमें, अब जनजातीय क्षेत्र किसे माना जाएगा, उत्तराखंड एक नया इजाद कर दिया क्वेश्चन। तो जो आपका एक्सप्लेशन दिया गया है, धारा 1 में स्पष्टीकरण दिया गया है, उस स्पष्टीकरण पर भी अब गौर करना पड़ेगा कि एक डेट दी गई है कि इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, यानी कि डेट याद रखिएगा, कौन सी जनवरी, 21 जनवरी 1972 के ठीक पूर्व, इसके पहले देखिए, ठीक पहले आपका छठवीं अनुसूची के पैरा 20 में जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे। यानी कि कौन सी अनुसूची, संविधान के 6वीं, और एंट्री नंबर या पैरा संख्या कौन, 20। रट कर जाइएगा, जनजातीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा। तो ये डेट पूछा गया था उत्तराखंड, और डेट याद करके जाइए, कौन सी डेट है, 21 जनवरी 1972 के पूर्व जिन क्षेत्रों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में, 6वें के पारा नंबर किस में, 20 में था, वही क्षेत्र क्या माने जाएंगे, जनजाति। और यहाँ सीआरपीसी लागू नहीं होती, लेकिन राज्य सरकार चाहें तो नागालैंड, वहाँ की राज्य सरकार नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी सीआरपीसी को लागू कर सकती है। तो इस प्रकार ये आपका क्षेत्रीय विस्तार बताया गया। अब आपका क्षेत्रीय विस्तार में और भी जानना है, अगर भारत का जो माने भारत देश है, इसके ऊपर या जमीन के नीचे या समुद्र में 12 नाटिकल मील अपराध होता है, या आपका कुछ दशाओं में विदेश में अपराध होता है,
तब भी सीआरपीसी अप्लाई करेगी। अब उसके लिए कल आपका थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। यानी कि आपका जो क्षेत्रीय विस्तार और अपराधों पर विस्तार है, इसके लिए देखिए भाई कौन कौन सी धारा पढ़ कर आइएगा, हम सेक्शन बता दे रहे हैं। आपका पढ़िएगा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 245 का क्लास 2 पढ़ कर आइएगा। आईपीसी की धारा 3 और 4 पढ़ कर आइएगा। सीआरपीसी की धारा कुछ मिलाकर कुछ ना आए तो एक धारा तो पढ़िएगा, कौन सी, 188। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 4 और कौन हम बताएंगे, 5। यानी कि ये सब कल बताया जाएगा, ताकि किन क्षेत्रों में सीआरपीसी लागू है और किन अपराधों पर ये एक जगह विस्तृत रूप से कोरिलेट करके बता दिया जाए। क्योंकि भाई आपका एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं, यही समय है जानने का। एग्जाम आ जाएगा तो आप लोग नहीं जान पाएंगे, इंटरव्यू में ये बातें पूछी जाती हैं। तो कल हम और भी क्षेत्रीय विस्तार और करेंगे और अपराधों पर भी। तो अपराधों में कौन सी धारा आपका पढ़ा देंगे हम, 4 5। और क्षेत्रीय विस्तार के लिए एविडेंस, संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी जोड़ना पड़ेगा। क्या ये संविधान अनुच्छेद 245, ये आपका आईपीसी है 3 4, लिख लीजिए। इसके बाद ये सीआरपीसी 188। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका। अब कौन, ये 4 5 सीआरपीसी है, सीआरपीसी लिख लीजिए भाई।